एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 22 है। 21 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। देखिए, बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का। वहाँ पे जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 22 तक मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके और टेस्ट नंबर 1 से देख ले टेस्ट नंबर 22 तक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि भारत में अनेक नाम से जानी जाती है। उनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मध्य प्रदेश, वेवर, आंध्र प्रदेश, पेंडा, झारखंड, कोमान, ओडिशा, पामा डाबी। देखिए, ये बात की जा रही है कृषि प्रणाली की। जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली है वो भारत में जो है कि अनेक राज्यों में अनेक नामों से जानी जाती है। ठीक है, उसमें से गलत युग्म आपको बताना है। देखिए, मध्य प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये वेवर के नाम से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में ये पेंडा के नाम से जानी जाती है। और झारखंड में ये कोमान के नाम से नहीं जानी जाती है। तो झारखंड में कुरवा कर्तन दहन प्रणाली कृषि ये प्रचलित है। ठीक है, देखिए, कोमान की अगर हम बात करें तो ये आपका कोमान कर्तन दहन प्रणाली ये ओडिशा से संबंधित है। और ओडिशा में ये आपका पामा डाबी ये भी उड़ीसा से संबंधित है। तो गलत युग्म है आपका कौन सा? ये सी ऑप्शन। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? रानीगंज, नेवेली, बोकारो, झरिया। देखिए, जो कोयला के भंडार हैं उसके बारे में बात की जा रही है और उसमें भी लिग्नाइट कोयला के बारे में भी बात की जा रही है। देखिए, भारत में लगभग देखा जाए तो कार्बन वाष्प और जल की मात्रा के आधार पर जो है कि 4 तरह के कोयला पाए जाते हैं। कौन कौन? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं, जिसमें लिग्नाइट के बारे में बात की जा रही है कि भारत की किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? तो इसके मिलते हैं आपका नेवेली में। नेवेली कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु राज्य में। और यहाँ से लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं। देखिए, लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला है। ये भूरा रंग का होता है, मतलब भूरा कोयला है। और ये काफ़ी मुलायम होता है और ये जो है कि इसमें नमी युक्त होता है ये। ठीक है, लिग्नाइट कोयला। तो ये प्रमुख भंडार मिलते हैं आपको नेवेली में। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। दूसरा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसमें से आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। बिल्कुल सही है ये कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। देखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1935 है इसके द्वारा ही केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का स्थापना की गई। ये भी आपका सही है। तो एक भी सही है और 2 भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। तीसरा है कि अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, जो धन विधेयक होता है वो आपका तभी लोकसभा में पेश होता है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही। मतलब राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली जाती है, तभी जो है कि वो लोकसभा में पेश किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें धन विधेयक की तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। देखिए, जो धन विधेयक होता है उसको अनुच्छेद 110 के तहत
परिभाषित किया गया है, ठीक है। और धन विधेयक पारित करने के लिए जो है कि अनुच्छेद 109 के तहत जो है कि विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये है आपका धन विधेयक के बारे में। तो ये धन विधेयक जो है कि कभी भी पेश होगा लोकसभा में तो राष्ट्रपति के मतलब पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के पास ये वित्तीय शक्तियाँ दी गई है कि वो आकस्मिक निधि का प्रयोग जो कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए वो कर सकता है। तीसरा है कि अनुदान की कोई भी मांग उसकी बिना सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है कि अनुदान की कोई भी मांग जो है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। तो ये तीनों सही है आपका 1, 2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। संसद के प्रश्नकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है कि संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जो कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है। देखिए बात की जा रही है प्रश्नकाल की, ठीक है, इसके संबंध में बात की जा रही है। तो प्रश्नकाल के दौरान जो है कि क्या होता है कि संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है कि प्रश्नकाल में संसद जो है कि सदस्यों द्वारा लोक महत्व के राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये जो है संसदीय कार्य दिवस का जो पहला घंटा होता है वही आपका प्रश्नकाल कहलाता है और वो 11 बजे से 12 बजे तक होता है। ये भी आपका सही है और दूसरा भी सही है। देखिए अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो ये प्रक्रिया है सबसे पहले कहाँ पे मतलब ये शुरू हुई थी, तो सबसे पहले प्रश्नकाल की प्रक्रिया इंग्लैंड में शुरू हुई थी 1721 ईस्वी में, ठीक है, 1721 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सबसे पहले जो है कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है वहाँ से शुरू किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में, 1978 में, 1976 में, 1972 में। देखिए बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विकास निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए जो हमारे संविधान में उद्देशिका है वो संविधान का भाग है या नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा कब प्रस्तुत किया कि जो उद्देशिका है वो हमारे संविधान का भाग है। तो वो है आपका बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, 1960 का एक केस है इन री बेरुबारी। इसमें जो है कि उच्चतम न्यायालय ने ये बोला कि उद्देशिका जो है वो हमारे संविधान का अंग नहीं है। लेकिन एक काफ़ी फेमस केस है, कब आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है, कि ये कब का केस है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें जो है कि उद्देशिका को बताया गया कि संविधान का अंग है और संविधान में इसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, ठीक है। तो इसमें भी ये उच्चतम न्यायालय की धारणा के तहत जो है कि इसमें बोला गया और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है और कौन सा अध्याय है जो कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है। वो कौन सा भाग और अध्याय है? तो वो है आपका भाग 11 और अध्याय 1। देखिए इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक जो है कि ये इसके बारे में बात करता है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। देखिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये जो है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये पेरिस की एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इसके द्वारा जो है कि ये हर साल मतलब वार्षिक ये रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। देखिए इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के जो देश हैं उनके द्वारा 1973 में जो तेल संकट हुआ था उसके कारण जो है कि उत्पन्न अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। उकठा बिल्ट बीमारी किस फसल से संबंधित है? चना, मटर, बाजरा, धान। देखिए उकठा ये जो बीमारी है ये किस फसल से संबंधित है? तो ये जो उकठा बीमारी होती है ये होती है आपका चना में, अरहर में, गन्ना में ये होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि पौधे की पत्तियां और जो मुलायम भाग होते हैं ना इसके वो सूखने लगते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर, तावा प्रोजेक्ट तवा नदी पे, मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर, मेतूर बांध कृष्णा नदी पे। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए उकाई प्रोजेक्ट, जो उकाई प्रोजेक्ट है आपका ये कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में सूरत जिला में है, तापी नदी पे। ये आपका सही सुमेलित है। तावा प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में है, नर्मदा की सहायक नदी है वो तावा नदी, इस पे है। मिदनापुर नहर, मिदनापुर नहर ये जो है कि कहाँ पे है? तो ये कंसावती नदी पर है। और मेतूर बांध ये कहाँ पे है? मेतूर बांध बोलिए या मेटूर बांध, ठीक है। ये आपका कृष्णा नदी पे नहीं है, ये है आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पे, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से गलत कथन बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है जिसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। संविधान सभा के 9वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और संविधान सभा प्रतीक मुहर जो है कि हाथी है। इसमें से आपको बताना है गलत कथन। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें कौन अध्यक्ष था? तो सबसे बुजुर्ग थे, बहुत सीनियर थे, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को ही बनाया गया। देखिए फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये आपका सही है। भारतीय संविधान जो है वो पूर्णतः क्या है? हाथों से लिखा गया है और इसको किसने लिखा है? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। संविधान सभा का जो 9वां अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। नहीं, 9वां अधिवेशन नहीं, ये 7वां अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। तो ये आपका क्या है? गलत है। और संविधान सभा जो का प्रतीक जो है वो क्या है? हाथी है। तो गलत कौन सा है आपका? तो ये सी ऑप्शन आपका गलत है। निम्न में से ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जिनका निधन जो है कि हुआ कार्यकाल के दौरान ही हुआ, ठीक है। वो कौन ऐसे राष्ट्रपति जी हैं जिनका मृत्यु जो है कि उनके कार्यकाल में ही हुआ? तो देखिए जाकिर हुसैन जी हैं। जाकिर हुसैन जी का मृत्यु जो है कि इनके कार्यकाल में ही हुआ। देखिए एक और राष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हुआ, वो है फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। फ़खरुद्दीन अली अहमद जी और जाकिर हुसैन जी का निधन इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 348 उच्चतम व उच्च न्यायालयों की भाषा है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग है और अनुच्छेद 345 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है।
देखिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उसमें क्या उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 343 की हम बात करें तो संघ की राजभाषा है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि 343 में ये चीज़ें है। 348 में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में वर्णन किया गया है और 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग के बारे में वर्णन किया गया है और 345 में किसका वर्णन किया गया है, तो 345 में आपका वर्णन किया गया है राज्य की राजभाषा या भाषाओं का वर्णन किया गया है। और हिंदी भाषा के जो विकास के लिए निर्देश हैं ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये 351 के अनुच्छेद में ये दिए गए हैं। तो आपका गलत युग्म कौन सा होगा, गलत युग्म आपका ये डी हो जाएगा। निम्न राज्यों का युग्म बताइए जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या समान है। झारखंड, असम, झारखंड, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, असम, पंजाब। देखिए लोकसभा की सीटों के बारे में बात किया जा रहा है कि उन युग्म को बताना है जिसमें समान है। देखिए झारखंड में कितना है, झारखंड में आपका 14 है। ठीक है, और असम में कितना है, असम में भी आपका 14 है। झारखंड में 14 है, तेलंगाना में कितना है, तो तेलंगाना में है आपका 17 और पंजाब में कितना है, पंजाब में है आपका 13। तो झारखंड और असम में लोकसभा सीटों की संख्या समान है, मतलब कि 14 है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। जी.वी. के राव समिति 1985, अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय मेहता समिति 1957, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1976। देखिए कुछ समितियों का नाम दिया गया है और वो कब गठित की गई थी उसके बारे में बात करना है। तो जी.बी. के राव समिति का गठन हुआ था 1985 में। अशोक मेहता की समिति का गठन हुआ था आपका 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था आपका 1957 में और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन हुआ था 1986 में। ठीक है, 76 में नहीं हुआ था, 86 में हुआ था। तो ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। लाल बेसिन को चीन का बाल्टिका कहा जाता है। दूसरा है कि अफ्रीका महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसके काला महाद्वीप भी कहा जाता है। तीसरा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सिनाई स्थल संधि यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। चौथा है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर है। इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए लाल बेसिन को क्या कहा जाता है, चीन का बाल्टिका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का जो सिनाई स्थल जलसंधि है वो जो है कि यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। देखिए जो सिनाई जलसंधि है ये यूरोप और एशिया के मध्य स्थित नहीं है, ये जो है कि आपका एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। ठीक है, यूरोप एशिया के मध्य स्थित नहीं है, किसके मध्य स्थित है, तो एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है। देखिए ये क्या है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से ये अलग करता है सिनाई जल संधि। तो ये आपका क्या है, गलत है। और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर के में भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में लाल सागर है, तो ये भी आपका सही है। तो असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य है आपका सी ऑप्शन। निम्न अफ्रीकी देशों में कौन सा मकर रेखा पर नहीं पड़ता है? मेडागास्कर, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, सोमालिया। अफ्रीकी देशों की बात की जा रही है कि अफ्रीकी देशों में से कौन सा जो है कि मकर रेखा पर नहीं पड़ता है। देखिए मेडागास्कर ये भी पड़ता है आपका, मोजाम्बिक ये भी पड़ता है, बोत्सवाना ये भी पड़ता है आपका मकर रेखा पर नहीं पड़ता है ना, तो ये भी पड़ता है। और ये सोमालिया किस पे पड़ता है, तो ये जो है कि आपका सोमालिया मकर रेखा पर नहीं पड़ता है। ये किस पे पड़ता है, तो ये विषुवत रेखा पर पड़ने वाला देश है। ठीक है, राज्य और झीलों का गलत युग्म बताइए। कीठम झील उत्तर प्रदेश, बेला सागर उत्तर प्रदेश, उस्मान सागर तेलंगाना, सोनबिल आंध्र प्रदेश। देखिए कुछ राज्य दिए गए हैं और झील के नाम दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। कीठम झील कहाँ पे है, तो ये है आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। बेला सागर झील कहाँ पे है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है।
उस्मान सागर झील कहाँ है? ये आपका तेलंगाना में है। और सोनबिल झील कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, ये है आपका असम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत युग्म है। निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन की पहचान कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है। बुद्ध ने कहा आत्मसंयम अपना कर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। इसमें से आपको सही कथन की पहचान करना है कि सही कथन कौन सा है। तो देखिए, बुद्ध ने जो दुख का कारण बताया है वो तृष्णा ही बताया है, बिल्कुल सही है। और बुद्ध ने कहा है कि आत्मसंयम अपना करके मनुष्य जो है कि तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, ये भी आपका सही है कि बुद्ध ने ऐसा बोला है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम घाट में, पश्चिम हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। तो जो बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति हैं देवदार के, ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी हिमालय में। बी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम काल में उदयपुर निम्न में से किसकी राजधानी थी? पल्लव शासकों की, चोल शासकों की, पांड्य शासकों की, चालुक्य शासकों की। संगम काल में जो उदयपुर है वो किसकी राजधानी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरा फेसबुक पे पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे ID है स्टडी विद श्री 25 और श्री GS पॉइंट, तो आप यहाँ भी फॉलो कर लीजिए। और स्टडी विद श्री ये आप मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इन सब सारे जगहों पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।